अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 2 हम लोगों ने शुरू किया है। इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी का 2nd चैप्टर है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और जो हम टॉपिक आज डील करेंगे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, हम इसे बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो जो हम टॉपिक आज डील करेंगे ये बड़ा ही अहम टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये आपने याद रखना है कि जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे ड्रॉ भी करते हैं। तो कार्बन जो है वो 4 एटम्स से कंबाइन करेगा बाय कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसका नाम क्या है जी? कोवलेंट बॉन्ड। आप जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि जो कार्बन होता है ये है टेट्रावैलेंट, 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं। जिस बात का मतलब ये है कि जो कार्बन है वो 4 एटम से क्या करेगा? कंबाइन करेगा। ये हमारा पहला पॉइंट कवर है। आगे चलते हैं। तो कार्बन जो है ना ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक, यहाँ लिखा है मैंने, तो ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। तो आप याद रखिएगा कि जो कार्बन होता है वो बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। 2nd चैप्टर का आपका फर्स्ट लेक्चर था, मैंने आपको वहां पर सिखाया था कि जो आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन होता है। तो आपने याद रखना है प्रोटीन्स हों, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हों, लिपिड्स हों या न्यूक्लिक एसिड हों, इन चारों तरह की मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, जो सबसे मेन है, वो कौन है? वो कार्बन होता है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। तो कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट है, भला किनके लिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। आगे आते हैं। फिर मैंने आपको बताया है अभी कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है, 4 एटम से मिलके बनेगा। तो वो मैंने यहाँ लिखा है कि कार्बन जो है वो कंबाइन करेगा विद द 4 एटम्स, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया। और आपने याद रखना है कि जब कार्बन 4 एटम से कंबाइन करेगा और जब एक स्ट्रक्चर बनेगा तो वो अनस्टेबल नहीं होगा, बल्कि वो होता है स्टेबल और उसकी खास ज्योमेट्री होती है, खास उसकी सिमेट्री होती है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि जब वो 4 एटम से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा भला? तो जो बॉन्ड बनेंगे वो अनस्टेबल नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? वो स्टेबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको साथ ही बता दिया कि वो उसकी वो इरेगुलर नहीं है। तो जब कार्बन एटम से कंबाइन करेगा तो वो जो ज्योमेट्री बनती है वो इरेगुलर नहीं है, बल्कि एक स्टेबल सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि वो सिमेट्रिकल जो है वो कंपाउंड्स बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल मूव करते हैं जी। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो आपको याद होगा कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत वैरायटी के होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि जो कार्बन जब बनाएगा, कार्बन प्रोड्यूस करता है वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन फौरन से जहन में आ गया कि वैरायटी से हमारी मुराद क्या है। तो आपने याद रखना है कि जो मैंने ये मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन भी होते हैं। अब एक और ड्रॉ करते हैं, वो ब्रांच भी होते हैं। जैसे देखिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ मॉलिक्यूल, तो ये ब्रांच दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो नहीं, ये आपके पास ऐसे आ गया, ये कार्बन है, तो हम इसकी वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। तो CH2, CH3, CH और CH3, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि जो मैंने ये ड्रॉ किया है ना, ये एक ब्रांच मॉलिक्यूल है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जब कार्बन जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, वो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाएगा, तो उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, वो ब्रांच भी हो सकते हैं, वो रिंग भी, जैसे कि बेंजीन वो रिंग फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रो है कार्बन के बारे में। तो क्या सीखा हमने? कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। अगर टेट्रावैलेंट है तो ये 4 एटम से कंबाइन करेगा। जब 4 एटम से कंबाइन करेगा तो फौरन से क्वेश्चन माइंड में आ गया कि जो 4 एटम से बन के मॉलिक्यूल बनेगा, क्या वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? तो हमने कहा वो अनस्टेबल नहीं है, बल्कि वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, स्टेबल बॉन्ड बनेगा। और फिर क्या होगा? उसकी शेप भी खास है। फिर हमने क्या बात कर ली? फिर हमने फौरन से ये देख लिया कि जो कार्बन इतने मॉलिक्यूल्स बना रहा है, क्या उसकी वैरायटी बड़ी कम है कि बहुत ज़्यादा है? तो आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपको दिख रहा है वो स्ट्रेट भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं और साथ क्या होते हैं? रिंग होते हैं। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम यहाँ पे आ जाएंगे। हमने क्या देखना है यहाँ पर? हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो कार्बन है ना वो असल में किस किस एलिमेंट के साथ मिलता है।
ठीक है, तो देखें जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इस डायग्राम के अंदर, वो आप जानते हैं कि वहाँ कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जोड़ा है। हमारे जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या जो कार्बन है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही मिल सकता है या कि और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ वो कंबाइन करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि जो कार्बन होगा ना वो हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है, वो ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है, नाइट्रोजन के साथ भी कंबाइन करता है, और फास्फोरस के साथ भी और सल्फर के साथ भी। ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखनी है कि कार्बन जो है वो हमेशा हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं करेगा। इतने ज्यादा एलिमेंट्स हैं जिनसे कार्बन जो है वो क्या कर सकता है, वो कंबाइन कर सकता है। अब हम वन बाय वन हर एक की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब कार्बन कंबाइन करेगा विद ऑक्सीजन, तो आपको दिख रहा है कि मैंने उन एलिमेंट में से ना एक नीचे उतार लिया। तो जब कार्बन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ है तो बॉन्ड बनेगा एक, उस बॉन्ड का नाम क्या रखा है हमने, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि व्हेनेवर द कार्बन combines with oxygen the bond is called as glycosidic bond. okay, तो COC, तो that bond is COC। तो आपको दिख रहा है कि इस बॉन्ड के अंदर जो कार्बन है वो O से कंबाइन कर रहा है। तो whenever the carbon combines with oxygen the bond is called as glycosidic bond. Now the question is what are the molecules in which glycosidic bond is present? These are the carbohydrates। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या मिलेगा आपको, उनके अंदर आपको ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड मिलेगा। चैप्टर सेकंड के अंदर ही ना हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वहां मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन द कार्बन कंबाइन विद नाइट्रोजन। ठीक है जी, हम आगे अब फिर दिख रहा है आपको नाइट्रोजन उनके अंदर है। तो व्हेनेवर द कार्बन कंबाइंस विद नाइट्रोजन द बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। आपने मैट्रिक के अंदर सुन रखा है इसके बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। तो इस बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसे होता है, ये CN बॉन्ड है। ओके, CN दिख रहा है, कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, इट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स। ठीक है, दिख रहा है, आगे लिखा है मैंने, तो ये आपको मिलेगा प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैंने यहाँ लिखे कार्बन जो है वो अटैच करता है हाइड्रोजन के साथ। तो जाहिर है जैसे मैंने ड्रॉ किया है अभी, तो जब कार्बन अटैच होगा हाइड्रोजन के साथ तो ये एक पोटेंशियल सोर्स है केमिकल एनर्जी का। ठीक है, तो आपने याद रखना है, फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लें आप दो मॉलिक्यूल्स फूड में ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर CH बॉन्ड कम है, एक मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड ज्यादा है। तो दोनों में से कौन सा बॉन्ड है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको खाने से ज्यादा एनर्जी मिलेगी आपको? तो ऑब्वियसली जिसके अंदर क्या है, CH बॉन्ड है, ज्यादा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो ये क्या चीज देगा, ये पोटेंशियल सोर्स है केमिकल एनर्जी का, और इससे क्या होगा भला, आपको काफी ज्यादा एनर्जी जो है वो मिलती है जो रिएक्शंस को चलाने में हेल्प करेगी। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अब क्वेश्चन है कि हमने इस ऊपर वाले पार्ट में क्या लर्न किया। इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये सीखा है कि जो कार्बन है ना वो किस किस एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। तो आपको आइडिया हो गया, कार्बन जो है वो इससे अटैच करेगा, इन सब से, जो मैंने रेड में लिखे हुए हैं इन सारे एलिमेंट से अटैच करेगा। फिर हमने क्या सीखा कि जब कार्बन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, बॉन्ड का नाम क्या है और किन के अंदर है। फिर हमने बात की कि जब कार्बन अटैच करेगा नाइट्रोजन के साथ तो बॉन्ड का नाम क्या है और किन किन मॉलिक्यूल्स के अंदर है। फिर हमने बात की कार्बन जो है जब अटैच करेगा हाइड्रोजन के साथ तो वो क्या, उससे आपकी बॉडी को क्या मिलेगा। हमारा जो नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, ये हमारे पास है कि हमने मान लिया कि जो कार्बन है वो इतने ज़्यादा एलिमेंट से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, इतने ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन करेगा। वैरायटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रही हैं, तो आपको वैरायटी के जो है वो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो हमारे इस दिन में क्वेश्चन आता है कि क्या जब कार्बन जो है वो इतने ज़्यादा वैरायटी के मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो क्या सबका साइज सेम है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपने याद रखना है कि जो कार्बन इतनी वैरायटी के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, जो कि ब्रांच भी हैं, जो स्ट्रेट भी हैं और जो रिंग भी हैं, तो आपने याद रखना है वो दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक को हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं पहले। माइक्रो छोटे को बोलते हैं, ज़ाहिर है स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। फौरन से हमारे माइंड में क्वेश्चन आ गया कि सर एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके अंदर। तो आप जानते हैं इसके अंदर आपको मिलेगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज है, फिर हमारे पास जो है वो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है,
फिर फैटी एसिड्स हैं, तो ये आपके पास जो है स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है माइक्रो मॉलिक्यूल। उसकी एग्जांपल में आपको ये दिख रहा है। चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी में हल हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर, पहली बात। नंबर 2 पॉइंट, आप जानते हैं कि जब हम ड्रिप्स लगाते हैं, ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, तो जो ग्लूकोज होता है ना वो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो मैंने यहाँ लिखा है, तो ग्लूकोज होता है ना वो क्या चीज़ है बोला, वो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। आपने याद रखना है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है ना वो एक्ट करते हैं, वो काम करते हैं किस चीज़ के तौर पे बोला, वो काम करते हैं सब यूनिट के तौर पे। और क्या तैयार करेंगे, वो तैयार करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है वो तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है ना, जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है ना, आपकी बॉडी उस ग्लूकोज को यूज करती है और उनको जोड़ जोड़ के बना देती है ग्लाइकोजन, जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो मैं आपको वही सिखाना चाह रहा हूँ कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है वो काम करते हैं एज अ सब यूनिट, और वो कंबाइन करेंगे और भला क्या बना देंगे, वो बना देंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये आपने 3 बातें भला किसके बारे में की हैं कि आपकी बॉडी के अंदर है माइक्रो मॉलिक्यूल्स का रोल क्या है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। तो आप जानते हैं कि प्रोटीन्स बड़े साइज की होती हैं, फिर आपके पास जो है वो लिपिड्स हैं बड़े साइज के होते हैं। ठीक है जी, फिर हमारे पास जो है वो इस तरह इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ये बड़े साइज के होते हैं, तो इनको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर वही क्वेश्चन माइंड में आ गया कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी में क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये पानी में हल नहीं होते हैं, ये तो स्टार्च पानी में हल नहीं होती, सेलुलोज पानी में हल नहीं होता, ग्लाइकोजन पानी में हल नहीं होती। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि प्रोटीन्स वाटर में हल नहीं होती। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर क्वेश्चन जिनमें आ गया कि पानी में हल नहीं होते हैं तो हम इससे क्या क्या फ़ायदा लेंगे, क्या हमारे लिए कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारी स्किन भी पानी में हल नहीं होती। इसका मतलब है कि ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पानी में हल नहीं होते, आप इनको अपनी बॉडी में कहाँ जगह देंगे, कहाँ इनको रखना चाहेंगे, आप इन्हें रखेंगे मेम्ब्रेन्स में। ठीक है, तो आपके स्ट्रक्चर के अंदर, हर सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन्स है ना, असल में आप माइक्रो मॉलिक्यूल्स को वहाँ पर रखेंगे। ठीक है, एक और भी काम है इनका, ये क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेलुलोज है बड़ा मॉलिक्यूल है, वो किसको स्टोर कर रहा है, ग्लूकोज को। ग्लाइकोजन बड़ा मॉलिक्यूल है, स्टोर किसे कर रहा है, ग्लूकोज को। और जो हमारे पास सेलुलोज है वो स्टोर कर रहा है ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है ग्लूकोज को, स्टार्च बड़ा मॉलिक्यूल है स्टोर कर रहा है ग्लूकोज को। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को भला क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमारा टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। चैप्टर आपका है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हमने पहले इंट्रो किया है कार्बन का, हमें याद है कि टेट्रावैलेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बेसिक एलिमेंट है। फिर हमने देखा कि वो 4 एटम से कंबाइन करेगा, स्टेबल बनेंगे, सिमेट्रिकल होंगे और बहुत वैरायटी के होंगे। फिर हमने क्या बात की, फिर हमने बात की कि कार्बन जो है वो किन किन एलिमेंट से कंबाइन करेगा, 1 बाय 1 हमने सबका देखा। और हमने फिर लेक्चर के लास्ट में ये देखा कि जो इतनी वैरायटी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनकी टाइप्स कौन सी हैं। तो हमने सीखा कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ये रोल प्ले कर रहे हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ये रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, होपफुल कि आपको बड़ा हेल्प मिली होगी इस लेक्चर से। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।